कहानी की स्टार्टिंग एक छिपकली जैसे दिखने वाले बंदे से होती है जो कि सामने खड़े लड़के को परेशान कर रहा था, वो भी बिना किसी वजह के, जो कि आज तक हमने जिस मानवा को भी देखा है तो ये एक नॉर्मल सीन है। वो उस बच्चे को बड़ी ही बुरी तरीके से मार रहा था, मगर मजाल के जो मार खा रहा था वो बस उसे सहता ही जा रहा है। इसी बीच स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर के साथ हमारी मुलाकात होती है जो कि एक लड़की थी, और इस लड़की से हमें पता चलता है कि उस बुली का नाम डोंगू होता है, और ये लड़की डोंगू से उस बच्चे को परेशान करने से मना करती है क्योंकि वो आज अपनी लिमिट को कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर रहा है। इस सिनेरियो के बीच हम इन लोगों के बॉस को भी देखते हैं, जिसको साइड बैठे अपने एक डिलिंक्विट से पता चलता है कि सेकंड ग्रेड का जो बॉस था यानी कि पार्क सोंग, उसको कैफेटेरिया में बड़ी ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था, तो उसको कम्प्लीटली तरीके से किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जिस बंदे से उसने मार खाई थी तो वो हमारे स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि आज ही आया है। इस स्कूल का नाम जिसमें बुलिस इस तरह बच्चों को खुलेआम तंग करते हैं तो लोग इसे सुमून हाई स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये कैरेक्टर अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो ये सुमून हाई स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर है, और ये दूसरा जो कि इन लोगों का बॉस है तो इसका नाम पार्क कैंग होता है, पूरा नाम पार्क कैंग वुक। उनकी इंट्रोडक्शन को वो लड़की इंटरप्ट करके कहने लगी कि ये बंदा जो कि आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे हो तो ये सुमून हाई स्कूल का बॉस है और इसका नाम पार्क कैंग वुक है। बीच में इंटरप्शन उसको पसंद नहीं आई और पार्क कैंगवुक ने सिग्मा की तरह उस लड़की को बोला, दोबारा इस तरह किया तो तुम्हें छत से नीचे गिरा दूंगा। पार्क कैंगवुक के इस धमकी की वजह से उसकी बनी बनाई वीडियो ही खराब हो जाती है। तो पार्क कैंगवुक को अपने सेकंड हैंड कमांड से पता चलता है कि ये पागल लड़की पता नहीं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती है, क्योंकि कुछ ठरकी लोगों को इसकी ये फजूल वीडियो भी काफी अच्छी लगती है, जो कि अगर देखा जाए तो इस दुनिया में भी सेम होता आ रहा है। लड़कों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि अगर दूसरी ओर देखे तो लड़कियां काफी जल्दी ही हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकती है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि पार्क कैंगवुक को यूट्यूब के बारे में घंटा भी पता नहीं होता, और वो पूछने लगा कि आखिर फजूल सी वीडियो तुम यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड क्यों ही करना चाहती हो। मगर खैर उसका जो सेकंड हैंड कमांड है अपने बॉस से अब वो पूछने लगा कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट का वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड कमांड ये नहीं चाहते कि कोई भी एरा गैरा आकर उनके बंदों को इस तरह कैफेटेरिया में लोगों के सामने पीट दे। सुमून हाई स्कूल के बॉस होने के नाते पार्क कैंगवुक कहने लगा कि अगर वो अपने जूनियर का बदला नहीं लेगा तो वो तो डायरेक्ट मेरा एक अंडरलिंग है, बना बनाया जो कि उनका नाम है, तो वो मिट्टी में घुल जाएगा। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाने का ठान लेता है, जबकि इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टोरी का हीरो बॉस को ढूंढने के लिए खुद ब खुद उनके सामने आ जाता है और बड़े ही स्वैग के साथ कहता है, मैंने सुना कि बॉस यहाँ इस कमरे में बैठा हुआ है, तो तुम में से वो कौन है। कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट इतना हैंडसम होता है कि मैं खुद भी इससे थोड़ा हद तक जेलस होने लगा हूँ। और तो अगर उस पागल लड़की की बात की जाए तो कहानी के हीरो को देखने के बाद ही वो तो कुछ ही सेकंड्स में पानी पानी हो जाती है, और बस उसके दिमाग में यही थॉट्स घूम रहे थे कि क्या उसको इसके साथ सोने का मौका मिलेगा या नहीं। उसके सवाल का जवाब गू देता है, इतनी जल्दबाजी आखिर काय को, तुमको तो हम जानते भी नहीं और हमसे ही सवाल करने आए, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और अगर मान लो मैं ही यहाँ का बॉस हूँ तो तुम क्या कर लोगे। बात उसकी खत्म हुई नहीं कि गू के चेहरे पर एक जोर का मुक्का वो दे देता है और फुश वो बेहोश हो गया, जो कि देखकर वो स्टूडेंट जो कि बुली हो रहा था उसके तो चश्मों से ही आंखें बाहर आने लगती है, और वो लड़की और भी इसके प्यार में पागल होने लगी। ये सब कुछ सेकंड हैंड कमांड से देखा नहीं गया, और वो भी पूछने लगे कि आखिर तू है कौन बे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, और क्या तुम हमको नहीं जानते। तो हीरो कहने लगा कि नहीं, वो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता, ये तो छोड़ो वो स्कूल में से किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जो कि सुन सेकंड हैंड कमांड कहने लगे, तो तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिर्फ एक फाइट से बनना चाहते हो, दिन में सपने देखना तो मैंने जस्ट सुना ही था, लेकिन आज एक लल्लू को देख भी रहा हूँ कि वो उस तरह कर भी रहा है। वो बातों बातों में ही उसे पोक करने लगा, तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां ही तोड़ डालता है और सेम सवाल पूछने लगा कि यहाँ बॉस कौन है। दर्द बहुत ही इंटेंस था, तो जब उससे बर्दाश्त ना हो पाया तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने बॉस को पॉइंट आउट करा कि ये पीछे जो बंदा बैठा हुआ है तो वो ही हमारा बॉस है। ये हरकत सेकंड हैंड कमांड की देखकर बॉस को जरा भी पसंद नहीं आई और वो उसे एक ट्रेडर बुलाता है, मगर सेकंड हैंड कमांड को क्या लगा कि बॉस की आइडेंटिटी को रिवील करने के बाद हमारा हीरो उसे जाने देगा, तो ऐसा नहीं, वो इसे एक जोरदार का चाटा देकर गहरी नींद में सुला देता है। और क्लास के जितने भी किताबी कीड़े थे वो तो कहने लगे कि वो एक रियल लाइफ मूवी को देख
देख रहे हैं। और अब पार्क कैंग-वुक के सामने खड़े होकर सिग्मा और गीगा चैट की तरह वो कहने लगा, सुन बे मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल वाले, क्या तू ही यहाँ का बॉस है क्या? तो पार्क कैंग-वुक हीरो से कहने लगा, देख भाई, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन मुझे इस तरह अंडर एस्टिमेट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम्हें इजाजत किसने दी कि मेरे साथ इतना फ्रेंडली बात करो? क्या तू अपना दिमाग अपने घर बुलाया है क्या? तो उसके चेहरे पर भी हमारा हीरो एक पंच देता है, लेकिन वो बाकियों की तरह इतना जोरदार नहीं था। तो जब काउंटर में पार्क कैंग-वुक ने भी उसे पंच दिया तो वो लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि बड़े ही कूल तरीके से वो उसे डॉज कर लेता है। और जब उसकी बारी आई तो एक कस का मुक्का वो सीधा उसके चेहरे पर कनेक्ट करता है और एक पटाखे की तरह आवाज आती है, मगर हमारा हीरो रुकता नहीं और दोबारा से उसको एक जोरदार पंच दे देता है, जिससे उसके चेहरे का स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। और अब एक फ्लाइंग किक देकर, हाँ, टाइगर श्रॉफ से बेटर वाली फ्लाइंग किक वो देकर उसको दूर फेंक देता है, वो भी इतनी तेजी से कि पीछे खिड़कियां ही टूट जाती हैं। और क्लास के किताबी कीड़े जो कि इस फाइट को देख रहे थे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, अनबिलीवेबल। मानो इस फाइट के रिजल्ट से पूरा का पूरा स्कूल ही एकदम से शांत हो जाता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम बोयका है, जो कि फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा, और इसकी लुक्स पर तो लड़कियां फिदा ही हो जाती है, वो भी सिर्फ एक नजर डालकर ही। बोयका पार्क कैंग-वुक को कहने लगा, जब तू उठ जा तो दोबारा भी तुम मुझसे लड़ सकता है, और इसलिए मुझसे नाराज मत होना, बस जो मुझे लगा तो वही मैंने किया। जिस बंदे को पार्क कैंग-वुक का डिलिंक्विट तंग कर रहा था, तो वो भी बड़ा ही हैरान हुआ और वो कहने लगा, डैम, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो लड़की जो कि पानी पानी हो रही थी, तो उसके लिए तो बोयका किसी राजकुमार से कम नहीं, जिसके साथ लुक्स भी है और ताकत भी। तो एक परफेक्ट मैन देखा नहीं कि उसके साथ सोने की प्लानिंग इसकी शुरू हो जाती है। जब शाम हुई तो वो स्टूडेंट बोयका के पास जाकर उसको एक डील देता है कि अगर वो एक डिलिंक्विट या फिर एक बॉस को हराने पर उसको पैसे देगा तो क्या वो इस डील को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो बोयका कहने लगा कि मैं कोरिया में अभी अभी ही आया हूँ, ज्यादा मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि तुम्हें मेरी ताकत चाहिए, तो स्ट्रेंथ फ्री नहीं होती। अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मुझे पैसा देना होगा। जो कि सुन वो स्टूडेंट बोयका को स्पाइडरमैन की एक फेमस लाइन याद दिलाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोयका अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, न कि जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि ये तो दुनिया का नेचर है कि जो ताकतवर है तो उनका ये काम और फर्ज बनता है कि वो कमजोरों की मदद करे। क्या वो उस मेंटेलिटी का बंदा नहीं है क्या? तो एक ऑब्वियस सा जवाब जो कि उस बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था कि बोयका ये सुनना नहीं चाहता, उसे मतलब सिर्फ पैसों से है। और इस तरह की फजूल बकवास कि लोगों को जस्टिस दिलाना, तो वो दूर दूर तक इसके बारे में सोचता भी नहीं। तो क्या अब वो पैसे देने के लिए रजामंद है या फिर वो यहाँ से चला जाए? तो डेस्परेटली बोयका को रोक, उस स्टूडेंट बोयका से कहने लगा, तुम देख चुके थे ना, तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में और मेरी तरह बाकी जितने भी स्टूडेंट्स और बच्चे हैं उनकी हालातों को तुम देख चुके हो कि हमें किस तरह नर्क से गुजरना पड़ता है, वो भी अपने स्कूल में ही, जिसका मेन रीजन ही यही होता है कि एक अच्छी तरह आप लोगों को परवरिश दी जाए और डिसिप्लिन भी, क्योंकि यहाँ सुमिन हाई स्कूल के हालात इतने खराब हैं कि हम जैसे कमजोर बच्चों को टीचर तक सहारा भी नहीं देता जब भी हम शिकायत करते हैं तो। और अगर उम्मीद की किरण आपको नजर न आए तो ऐसा लगता है जैसे कि एक वर्ल्ड में तुम घूम रहे हो जहाँ तुम फंस तो गए हो लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है, मगर उस वर्ल्ड से निकला भी जा सकता है। क्योंकि जब बोयका की फाइट उसने देखी, वो भी उन लड़कों को पीटने के बाद जिनका टीचर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो शायद जीने का और पढ़ने का एक मौका उसे नजर आ रहा है। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी बोयका का चेहरा एकदम कोल्ड और स्ट्रेट ही रहा, मगर उस स्टूडेंट को लग रहा था कि अब ये मान जाएगा, लेकिन उसको ही गाली देकर उसका फजूल में टाइम वेस्ट वो ना ही करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर उसके पास देने को पैसे नहीं है तो वो मदद भूल ही जाए, क्योंकि उसके खुद भी बहुत मसले चल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि बोयका ने ये क्लियर कर दिया है ना कि उसे पैसा चाहिए, तो हमेशा की तरह पैसा पैसा सब कुछ पैसों के बारे में ही होता है और उसी से ही चलता है। तो इसी सर्कल में वो स्टूडेंट खुद को पाकर भड़क उठा और पूछने लगा कि आखिर सब लोग पैसों के सामने ही क्यों झुकते हैं, क्योंकि पैसा हर एक चीज नहीं खरीद सकता। तो उस स्टूडेंट को बोयका डेस्परेटली देखकर कहने लगा, क्या तुमने कभी किलर्स के बारे में सुना है? जो कि उसको समझ में नहीं आई। तो डिटेल में जब बोयका ने बताया कि उसका फादर वर्ल्ड टॉप किलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, आसान अल्फाजों में वो एक गैंगस्टर है और बोयका उनके साथ ही पला बड़ा है। मगर कुछ टाइम
पहले उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, क्योंकि उसके जो फादर थे तो वो उसकी माँ को हमेशा रुलाते रहते थे। तो इसलिए मैं और मेरी जो सिबलिंग्स है तो वो कोरिया आ गए, वो भी बिना किसी प्लान के, बस अपने फादर से दूर होना था, जिससे मेरे फादर को बड़ा ही गुस्सा आया और जो भी बैंक्स और कार्ड्स हमारे अंडर थे तो उनको ब्लॉक करवा दिया। मैं कोरिया के सबसे ऊंची इमारत में रहने का ख्वाब रखता हूँ, बट उसके लिए मुझे पैसा चाहिए और पैसा ही जरूरी होता है, जो कि मेरे पास है नहीं। और पैसा कमाने के लिए तुम्हें पता है आज मेरा बर्गर किंग में एक इंटरव्यू भी होने वाला है। इन सारी बातों को सुनकर वो स्टूडेंट शक में पड़ गया कि क्या ये सच भी बोल रहा है या नहीं, मगर उसके साथ थोड़ी देर बात करके ही इतना तो वो इस बोयका के बारे में समझ चुका है कि मजाक तो ये नहीं करता और न ही इस तरह के जोक मारने का ये एक बंदा दिखता है। मगर बोयका धीरे धीरे करके नजरों से दूर होता जा रहा था कि तभी उस स्टूडेंट ने हमारे बोयका को 50,000 वोन देने का ऑफर दे दिया, वो भी एक पर्सन के मारने पर उसको वो 50,000 वोन पे करेगा। जो कि सुन बोयका अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और उस स्टूडेंट को लगा कि शायद ये गुस्सा हो गया है, उसे लगा कि शायद ये 50,000 में मान जाएगा, लेकिन लगता है कि इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बोयका को ये डील मंजूर है। इन सारी बातों को वो पागल लड़की भी देख रही थी और बोयका को बेड तक ले जाने का ख्वाब अब उसका और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि जब उसने सुना कि ये पैसों के लिए कुछ भी करता है तो खुरापाती आइडियाज उसके दिमाग में आने ही थे। क्योंकि स्टोरी को शुरू हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ कि ये लड़की बोयका के प्यार में पागल हो रही है। और ठीक उसी रात को हमारा सीन कुछ और लोगों पर जाता है, जो कि पार्क कैंगवुक के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने अपने पहले दिन पर ही 3 लोगों को हरा दिया, जिनमें से एक पार्क कैंगवुक भी था। तो जिन बंदों पर सीन आया है तो ये सुमिन हाई स्कूल के जूडो क्लब का कैप्टन पार्क जूयोंग है, जबकि वो दूसरा जिसको कैंगवुक से ज्यादा अपने पैसों की टेंशन थी, क्योंकि कैंगवुक इन दोनों के लिए बाकी बच्चों से टैक्स कलेक्ट करके पैसा इन लोगों के लिए लाता था, तो वो सोर्स ऑफ इनकम खराब हो चुकी है। ये बंदा भी वाइस कैप्टन है, वो भी सेम जूडो क्लब का, और इसका नाम पार्क जूडोंग है। और यही दोनों गुब्बारे बोयका के नेक्स्ट टारगेट है, जिनको अगर वो हरा देता है तो उसको 50,000 वोन दिए जाएंगे। बोयका को डर नहीं लग रहा था और ठीक दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहा था, जबकि वो दूसरा स्टूडेंट वो बोयका को नीचे बैठने का कहता है, क्योंकि अगर वो इन्हें देख लेते हैं तो समझो यहीं पर ही उनकी मौत होगी। मगर बोयका कहने लगा कि यही उन दोनों के टारगेट हैं, तो उनसे छिपने का क्या ही फायदा। तो प्रिकॉशन के लिए वो स्टूडेंट बोयका को वार्निंग देता है कि ये दोनों उस पार्क कैंगवुक से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पर। क्योंकि अगर तुम्हें पता ना हो तो पार्क कैंगवुक इन दोनों के अंडर ही काम करता है, तो समझ जाओ कि इनको तुम लाइटली नहीं ले सकते। ये रियल बॉस है, जबकि पार्क कैंगवुक एक फेक बॉस था। एडिशनली हमें उस स्टूडेंट से ये भी पता चलता है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स जो हैं, ये नेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, वो भी जूडो में। मगर नेशनल एथलीट बनने के लिए तुम्हें अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ रखना होगा, जो कि इन दोनों गुब्बारों से तो नहीं होगा। इसलिए तो पार्क कैंगवुक जैसे लोगों को अपने अंडर लेकर उनसे बुरे काम करवाते हैं, जो कि ये पर्सनली करना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। आसान शब्दों में कि पार्क कैंगवुक का पता नहीं कि वो ये पर्सनली करना चाहता था या नहीं, लेकिन ये दोनों पार्क कैंगवुक को एक लीच की तरह बनाते हैं, जो कि हमारे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स का खून चूसते हैं, वो भी उनसे उनकी पॉकेट मनी लेकर। उनके रिलेटेड जितनी भी बातें बोयका ने सुननी थी तो वो सुन चुका है और अब वो इजाजत लेता है कि क्या बस सीधा इन दोनों को मार गिराना है। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि हाँ वेल आई गेस यही तुम्हें करना होगा। तो सरप्राइजिंगली वहाँ पर वही पागल लड़की भी होती है, जो कि चाहे कहीं भी बैठी हो लेकिन फोन को इस्तेमाल करना और वीडियोस बनाना तो अब उसकी हॉबी बन गई है। मतलब कि हर जगह बस अपना मुंह अपने फोन में घुसाया होता है। पता चलता है कि अपने फोन पर उसने बोयका से रिकॉर्डिंग की थी और उसी रिकॉर्डिंग को ही देखकर वो उसको बेड तक ले जाने का ख्वाब देख रही थी। उसकी दोस्त अपने पागल दोस्त को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है कि उस लड़के को देखा नहीं कि कैसे बौखला गई है। वैसे वो कहीं न कहीं खुद भी एग्रीड करती है कि बोयका बहुत हैंडसम है और साथ में वो पावरफुल भी। बाद में ट्विन ब्रदर में से एक मीना को बुलाता है। हाँ, इस लड़की का नाम मीना है। कि मीना अपने फोन में क्या देख रही है कि उसे इतनी हंसी आ रही है, वो भी देखना चाहता है। तो मीना कहने लगी कि सबसे पहले अपने स्मोकिंग को तो बंद कर दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि स्मोकिंग आपको क्विट करनी होगी अगर मेरे साथ आपको बैठना हो, क्योंकि स्मोकिंग को लेकर मैं एलर्जिक हूँ। तो पीछे से बोयका भी आ रहा था और वो बुली मीना से कहता है कि चेहरा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि जुबान और फितरत भी अच्छी होगी। अगर ज्यादा बोला तो मीना यहाँ पर ही तुम्हारी हड्डी पसलियों को तोड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप आकर मेरे साथ बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जो ही उस बंदे की बात खत्म हुई तो बोयका आकर उसके चेहरे पर सीधा एक नी अटैक करता
है और एक अटैक के बाद उसका काम तमाम हो जाता है। मीना बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि पलक झपकाते ही बोयका उसके सामने ही था और वो कहने लगी कि ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है, जबकि उसका दूसरा भाई वो कहने लगा कि आखिर ये कमीना कौन है, तुम्हारी इस तरह करने की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे भाई को मेरे सामने ही तुमने नॉकआउट कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा फाइटिंग में करियर नहीं बल्कि मॉडलिंग में है। तुम जैसे सुंदर लड़के जो होते हैं वो खुद को कुछ ज्यादा ही शाना समझते हैं, मगर मजाल के कि इतनी धमकियों को सुनने के बाद भी बोयका के चेहरे पर इतना कामली एक्सप्रेशंस को देखकर कि उसे डर ही नहीं लग रहा, तो वो बड़ा ही कंफ्यूज हुआ और सोचने पर मजबूर हो गया कि एक सिनेरियो बन सकता है, लगता है इसके पास कोई बैकअप है। इस वजह से तो मेरे बॉडी और स्ट्रेंथ और ये जानने के बाद कि मैं जूडो क्लब में हूँ, ये फिर भी यहाँ पर इतना कामली खड़ा है। वो आसपास जैसे ही इसके बंदों को ढूंढने लगता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर बोयका उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच कनेक्ट करता है और गुब्बारे का काम तमाम हो जाता है। मगर वो रुकता नहीं क्योंकि उस ट्विन ब्रदर के करीब जाकर नीचे उसके गोटे को टारगेट करता है और एक जोरदार लात देकर उसके गोटों को क्रश कर देता है। यहाँ तक ऐसा भी लग रहा था कि उसके मुंह से उसके गोटे निकल आएंगे, मगर बोयका ब्रूटली यहाँ पर भी नहीं रुकता और लास्ट पंच से उसका काम तमाम कर देता है। वो दोनों तो बेहोश थे, लेकिन यहाँ पर मीना जो थी वो इसके ऑरा से बिल्कुल पिघलने लगी और वो कहने लगी कि ये बंदा मेरे साथ कब सोएगा, मुझसे अब रहा नहीं जाता, क्या मुझे इससे पूछ लेना चाहिए कि क्या ये उसको डेट करेगा क्योंकि वो उसको बड़ा ही खुश रखेगी। जबकि उसकी दोस्त वो कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम तो है, लेकिन तुम्हारा इस तरह डीजी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़े ना रह पाना, तो ये कौन सा साइंटिफिक रिएक्शन है। सोच लो कि अगर तुम इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तो तुम्हारी हालत क्या होगी मीना। दूसरे दिन पर ही तुम ऊपर वाले को प्यारी हो जाओगी, वो भी खुशी के कारण। एनीवेज उसने 2 लोगों को हराया है तो उसको 1 लाख वॉन मिलेंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट ने बोयका से कहा था कि एक स्टूडेंट के बदले वो 50,000 देगा, तो यहाँ पर ट्विन ब्रदर को उसने हराया है तो 1 लाख वॉन उसे दे दिए जाएंगे। तो स्टोरी कैसे लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे क्योंकि स्टोरी ही कुछ ऐसी है। जबकि अगली सुबह हम ये देखते हैं कि वही क्लास के किताबी कीड़े और वो बंदा जिसने बोयका को भाड़े के तौर पर रेंट पर लिया था, तो वो बोयका को हॉलवे में एक किंग की तरह लेकर जा रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने बोयका को किंग की तरह कपड़े भी पहनाए थे और बोयका के रिलेटेड उन्होंने कुछ पेपर्स भी बनाए थे जिन पर एडवर्टाइजमेंट के तौर पर बोयका को एक हीरो के तौर पर पेश किया था, जिसको वो रेंट पर ले सकते हैं। ये देखकर बोयका पूछने लगा कि ओए आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो और मुझे ये फजूल के कपड़े तुम लोगों ने क्यों पहनाए हैं और मेरे नाम से तुम ये किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट बोयका को कहता है कि तुमने हेड को तो हरा दिया है, लेकिन अभी भी उसके अंडर जितने भी डिलिंक्विट्स थे तो उनको ये खबर नहीं पहुंची, जिस वजह से उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये जस्ट रूमर्स ही रहेंगे। सबूत के तौर पर इसी वजह से ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ये चीजें लगाई जा रही है ताकि उन सब लोगों को मालूम हो कि अगर वो आज के बाद बुरे काम करेंगे तो उनके बॉस की तरह उनका भी सेम हाल रहेगा। बोयका के नाम को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था तो उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब थी और उन लोगों को जो करना है तो बोयका उसकी इजाजत दे देता है। मगर जब वो पैसों को गिन रहा था तो उसमें कमी उसे नजर आई, क्योंकि उसे सिर्फ 1 लाख वॉन दिए गए हैं और उसने कल 4 लोगों को हराया था। और डील अगर उसे याद हो तो उसने कहा था कि एक बंदे के बदले वो 50,000 वॉन देगा, लेकिन उसने तो सिर्फ 1 लाख ही पे करे हैं। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि उसने सिर्फ बोयका से 2 लोगों को हराने का कहा था, जो कि उसने उन्हें हरा दिया तो 50,000 वॉन के हिसाब से उसे 1 लाख दिए गए हैं, लेकिन 2 लोगों को बाद में उसने खुद हराया है, वो भी अपने मर्जी के हिसाब से। तो वो 1 लाख दोबारा पे क्यों करे, क्योंकि डील के हिसाब से उसने सिर्फ ट्विन ब्रदर्स को ही हराने का कहा था। जो कि सुन बोयका एक किंग की तरह एक्ट करता हुआ कि मुझे 1 लाख अपने वापस चाहिए, क्योंकि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे पे नहीं कर रहे हो और 1 लाख देने में तुम्हारी फट क्यों रही है, क्योंकि तुम इतने अमीर जो हो। तुम्हें लगता नहीं कि 1 लाख तुम्हारे लिए सिर्फ 10 रुपए के बराबर होंगे। हमारी फैमिली रिच है और तुम 1 लाख मुझे 1 सेकंड में पे कर सकते हो, लेकिन इतना तुम भाव क्यों खा रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। चलो अब एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे 1 लाख वापस करते हो या नहीं। जिस स्टूडेंट के बारे में बोयका इतना सब कुछ जानता है तो उसको खुद भी ये हैरानी होती है कि बोयका को ये कैसे पता कि वो एक रिच फैमिली से है और वो 2 लाख देने में उसका कुछ भी नहीं जाएगा। आखिर ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली। तुमने उस दिन मुझे इसलिए ही अप्रोच करा था, यानी कि तुमने मेरी मदद इसलिए करी थी क्योंकि तुमको पता था
कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, या उस मदद के बदले भी तुम्हारा कोई मकसद रहा होगा क्या? मालूम पड़ता है कि बोयका ने उनके दोनों दोस्तों की मदद से उसके फैमिली और उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है कि वो कहाँ से है और वो कितना अमीर है। और एडिशनली अगर मैं बताऊँ तो मैं नहीं बल्कि तुम मेरे पास खुद आए थे, वो भी मदद मांगने के लिए। तो ये जो तुम कंक्लूजन में पढ़ रहे हो तो मेरा इस तरह बिल्कुल भी प्लान नहीं था। अच्छा, अब एनीवेज तुमने मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर लिया है। अब इतना बताओ कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं? वो बाकी के 1 लाख वो तुम मुझे कब तक वापस करोगे? तो वो स्टूडेंट बोयका की बातों को सुनने के बाद एग्रीड हो जाता है, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि चलो बोयका को पता है कि वो कितना अमीर है, लेकिन जो मदद उसने करी थी तो उसका ये प्लान नहीं था कि वो उसके पैसों के बदले मदद कर रहा है, और यही बिगिनिंग से उसका प्लान रहा है। इसी बीच सीन शिफ्ट हुआ और क्लास के उस पागल लड़की मीना पर जाता है जिसने बोयका के पोस्टर को उठाया था, और वो कह रही थी कि एक इंसान इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है? सीरियसली कोई इंसान भी इतना हैंडसम नहीं हो सकता। मीना की दोस्त कहने लगी कि तुम्हारी तरह बाकी लड़कियों को भी अब बोयका बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा है, और लगता है तुम्हारी तरह उनके भी सेम हाल चल रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो बोयका को डेट करे। तो समझ रही हो ना कि तुम्हारा कंपटीशन बढ़ रहा है। वो मिस्टर परफेक्ट, लगता है सिर्फ तुम उसके पीछे नहीं बल्कि पूरे स्कूल की लड़कियां अब उसको अपना बनाना चाहती है। मीना अपनी दोस्त की बातों को सुनकर एकदम से भड़क उठी और वो कहने लगी कि आखिर वो कुत्ती कौन है जिसने बोयका यानी कि मेरे हस्बैंड के पोस्टर को उठाकर उसको मेरे होते हुए ताड़ रही है? आखिर कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। तो जब उसने क्लास का एटमॉस्फेयर फील करा तो पता चला कि सारी की सारी लड़कियां जो हैं उनके हाथों में बोयका का पोस्टर था और वो उसी को ही ताड़ रही थी। मानो मीना को क्लास का एटमॉस्फेयर एकदम पिंक पिंक नजर आ रहा था, जो कि इस बात का सबूत है कि वाकई में बोयका का चार्म इतना ज्यादा है कि क्लास की हर एक लड़की के दिल पर वो आज राज कर रहा है। ये देखकर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोयका पर नहीं बल्कि जो लड़की बोयका को पसंद करती है उन पर। वो भड़क उठी और गुस्से में सब क्लास की लड़कियों को बोली कि एकदम रुक जाओ, ये जो अपना पिंक पिंक फिल्टर तुम लोगों ने लगाया है तो ये बंद करो, और सारे के सारे जितने भी पोस्टर हैं और मेरे हस्बैंड को तुम लोग ताड़ रहे हो वो मुझे लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और एक एक से वो पोस्टर वापस लेकर वो उनको वार्निंग भी देती है कि अगर आगे से क्लास के किसी की लड़की के हाथ में भी उसने अपने हस्बैंड का पोस्टर देखा तो वो उसके बालों को उखाड़ कर गंजा कर देगी। और अगर उनको गंजा नहीं होना और मिजरेबल लाइफ नहीं गुजारनी तो बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि उसके हस्बैंड को ताड़ना बंद करो, क्योंकि वही होगी जो कि उसको बेड तक लेकर जाएगी। डैम, अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो बंदा तो लॉयल ही रहेगा। और मैं यही प्रे करूंगा कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर को इसी तरह ही एक गर्लफ्रेंड मिले, लेकिन एक अच्छे एज में, यानी कि 20-22 साल की उम्र में। अभी तुम लोगों के पढ़ने का टाइम है, अगर पढ़ा नहीं ना तो गांड पे ऐसे एक रपटा दूंगा ना कि क्या बोलूं। कुछ लड़कियों के पास बोयका का पोस्टर होता भी नहीं है, लेकिन मीना के प्यार ने उसे ऐसा अंधा कर दिया है कि उसे लग रहा था कि हर एक लड़की के पास वो होगा। अगर चलो उसकी वार्निंग वो दे चुकी है, ये हाल उनका क्या होगा अगर उन्होंने पोस्टर उनके हाथों में देखा? वापस अपने दोस्त के पास आकर वो बैठ रही थी और वो ये कही जा रही थी ये लड़कियाँ कितनी खड़ूस हैं, इनको शर्म नामी कोई चीज पता ही नहीं है कि किसी के हस्बैंड को इस तरह ताड़ने का ये कितनी रूड बात होती है। अगर चलो अगर घी सीधी उंगली से निकलता नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बस मैं अपनी वार्निंग दे चुकी हूँ, अब अंजाम ये खुद अपने हाथों से लिखेंगे कि इनको जीना है या मरना। तभी उसकी फ्रेंड नोटिस करती है कि मीना के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसका वो देखने का कहती है, और जो ही मीना ने उठाया और देखा तो पता चला कि वो एक जैंग नामी बंदे का होता है। पूरा नाम उसने जैंग ह्यूनवू परवर्ट बास्टर रखा था, आसान शब्दों में ठरकी लड़का, जो कि मैसेजेस में मीना को ये बताता है कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है। वो खुद मिलने के लिए उसके पास पर्सनली आए तो एकदम से सीन शिफ्ट हुआ और एक स्लम्स एरिया पर जाता है, जहाँ हम उसी बंदे को जिसका नाम जैंग ह्यूनवू था और मीना को उसने मैसेज करा था उसको देखते हैं। जैंग ह्यूनवू सुमन हाई स्कूल से नहीं था बल्कि ह्योनगिल हाई स्कूल से था और वहाँ का टॉप फाइटर भी है, और तो लोग उसे साउदर्न सियोल का किंग भी कहते हैं। और किंग होने का उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो पीजी चियोल का सबऑर्डिनेट है। ये नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसे पीजे ही बुलाऊंगा, वो इन्फ्लुएंसर पीजे नहीं, ओके ना। और ये जो पीजे बंदा है तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो भी 12 नेशन का। और ये 12 नेशन क्या है तो ये 12 बंदे हैं। मगर बोयका 12 नेशन के बारे में जब और पूछता है तो वो स्टूडेंट बोला कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए जिस जगह पर हम आए हैं तो इस सिचुएशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि आज का टारगेट हमारा जैंग ह्यूनवू है। और ये भी एक ऐसा अपोनेंट है जिसको तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने ट्विन ब्रदर्स को हराया, क्योंकि एक को हमने अनएक्सपेक्टेडली ही और बड़ी ही जल्दी ही बेहोश कर दिया था, क्योंकि यंग स्टार बॉक्सिंग टूर्नामेंट का ये 2 बारी या फिर 3 बारी चैंपियन भी रह चुका है। और अपनी एज के हिसाब से जो इसकी फिजिक है तो वो किसी बच्चे की भी नहीं हो सकती। ये खुद में ही एक बीस्ट है और
और ऑर्डिनरी इंसान से तो ये बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं तो वो जो ट्विन ब्रदर्स थे तो एक बारी उन्होंने भी ये गलती करी, दोनों भाइयों ने इस पर हमला कर दिया था एक साथ, लेकिन रिजल्ट में उन दोनों ने बड़ी बुरी तरीके से मार खाई थी। जो कि सुन बोयका कहने लगा कि मैंने भी तो उन दोनों को हराया है, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। मगर फिर भी वो स्टूडेंट लॉजिकली सोचने का कहता है कि बस चाहे तुम जो भी सोचो लेकिन इस फाइट को तुमने सीरियस ही लेना है, ठीक है। क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा क्रूल है। क्योंकि जब भी इसकी नजर किसी पर पड़ती है, वो भी चाहे किसी चीज को हासिल करना हो या फिर उसकी लाइफ बर्बाद करना, तो ये तुम्हें इतना एक्सट्रीम लेवल पर तंग करेगा और मजबूर करेगा कि तुम्हें हार माननी ही पड़ती है। और इस लेवल तक एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर तुम्हें सहना होगा कि तुम खुद बोलोगे कि इस जिंदगी से तो मरना ही तुम्हारा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि कोई भी इसका टारगेट नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये बंदा दिमाग से थोड़ा सा टेढ़ा है। क्योंकि इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये कब कहां और क्या कर दे। और तो वो स्टूडेंट बोयका से कहने लगा वो उसकी फाइट को ऊपर से देखेगा और कुछ भी अगर उल्टा सीधा हुआ और उसने फील करा कि मामला एक्सट्रीम जा रहा है तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। तो इतना सब कुछ और प्रोटोकॉल का भी कह वो जस्ट ये बात साबित करना चाहता है कि ये मामला कितना ज्यादा सीरियस है, और इसलिए तो वो बोयका से इंसिस्ट करता है कि वो इस फाइट को सीरियसली ले और मजाक में नहीं। यही उसकी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। मगर जब उस स्टूडेंट ने पीछे देखा तो बोयका वहाँ पर नहीं था। वो ऑलरेडी पता नहीं उसकी बातों के बीच में या फिर पहले से ही वहाँ से नीचे जा चुका था। तभी जब सीन दोबारा जैंग ह्यूनवू पर गया तो वो मीना को कहता है, अरे मेरी प्यारी मीना आ चुकी है, सीरियसली तुम मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं कर रही थी। अगर तुम मेरे कॉल को पिक करती तो जैसे मैंने बताया था तो वैसा ही रहता और तुम्हारे दोस्तों को मैं इतना टॉर्चर ना करता। तो बेबी समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं किसी को भी तुम्हारे लिए हर्ट कर सकता हूँ। तो मीना कहने लगी कि मजाक करना बंद करो, ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर पार्क कैंगवुक भी था और वो मीना से कहता है, अरे क्या हम क्लोज नहीं थे क्या हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। तो मीना सीधा पॉइंट पर आती है कि वो तब था जब तुम सुमिन हाई के बॉस रहा करते थे, और याद है ना कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने तुम्हारी किस तरह मारी है, तो तुम फिर भी मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूं। मुझसे कभी भी बात मत करना, और ये मेरी एक वार्निंग है। पार्क कैंगवुक को अपनी ही करतूतों की सजा मिल रही थी, क्योंकि उसे ये तो पता चल चुका था कि उसके जितने भी दोस्त और जितने भी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी तो वो जस्ट उसके सुमिन हाई बॉस होने की वजह से थी, ना कि उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से। मीना के इतने एटीट्यूड को देखकर जैंग ह्यूनवू को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था, और वो कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। तुम्हें पता है कि ताकत के साथ ही रहकर तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरेगी, तो तुम मुझे इग्नोर आखिर क्यों कर रही थी। जो कि सुन मीना अपने मन ही मन कहने लगी, तुम्हारे इस पीले दांतों की वजह से ब्रश भी नहीं करते, मुंह से गंदी स्मेल आती है। और चला मुझे अपना पार्टनर समझने लगा। जैंग ह्यूनवू इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो मीना के सामने हाथ जोड़ लेता है कि देखो ना, मुझ जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि वो जस्ट इतना ही चाहता है कि पार्क मीना उसके साथ डेट पर जाए, बस यही उसकी रिक्वेस्ट है। और वो डेट्स सिर्फ 3 बारी ही होगी, बस इतना ही। और कि वो सारा मीना को सिर्फ बेड तक ले जाने के लिए ही कर रहा था, क्योंकि ये आजकल की रियलिटी है, प्यार सिर्फ बेड तक होता है। और यही जैंग ह्यूनवू भी करना चाहता है, जिसको पार्क मीना अच्छी तरह से समझ सकती है कि आखिर ये क्या चाहता है। इसी वजह से तो उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदलती और उसको गिरी हुई नजरों से देख रही थी, जो कि देख जैंग ह्यूनवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो पागल यानी कि मेंढक की तरह देखकर मीना से कहता है कि क्या वो अपने ओपा पर यकीन नहीं रखती, क्या वो सिर्फ एक बारी उस पर ट्रस्ट करे और वो उसे दिन में तारे दिखा देगा। क्या घटिया पर्सन है यार ये। कि तभी तेजी से एक बोतल उसकी ओर ही आ रहा था। अगर वो उसको टाइम पर ना देखता तो जैंग ह्यूनवू को वो बोतल सीधा उसके सिर पर लगती। ये बोतल और किसी ने नहीं बल्कि बोयका ने फेंकी थी, और जबकि ये बोतल उसको सीधा जाकर नहीं लगी तो वो बड़ा ही डिसअपॉइंट होकर बोला, ये मामला मैं बहुत जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं। एक तो मीना पहले से ही बोयका को इतना पसंद करती है कि उसे वहाँ पर देखकर उसे लगने लगा कि बोयका उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है। वो और भी ज्यादा पानी पानी हो गई और वो अपने दिल ही दिल कहने लगी, मैं अभी इसको पकड़कर यहाँ पर लेटाना चाहती हूँ। शिट, मेरा क्या होगा। हालांकि जब पार्क ह्यूनवू बोयका को वहाँ पर देखता है तो वो पूछने लगा कि आखिर वो कौन है। तो वो बड़े ही स्वैग से जवाब देता है कि वही जो कि यहाँ पर तुम्हारा कीमा बनाएगा। और अब यहाँ पर मीना और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। कंफ्यूजन नहीं बल्कि बोलूंगा डिल्यूजन में, कि उसे अब ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट यानी कि उसका हीरो उसी की ही मदद करने के लिए आया है, क्योंकि सीक्रेटली वो मीना को पसंद करता है। बोयका कभी भी इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि वो एक गीगा चैड है। मगर फाइट शुरू करने से पहले बोयका
उस मीना को दोबारा यहाँ पर नोटिस करता है और वो अपने दिल ही दिल कहने लगा कि जब भी वो कहीं पर जाता है तो ये लड़की उसे जरूर नजर आएगी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कि प्री प्लान करके ही आती है। क्या ये उसे ऑब्जर्व कर रही है? ये बहुत ही अजीब लड़की है, इसकी आंखों को देखो, ऐसे लगता है जैसे कि किसी चीज का इसे नशा चढ़ा हो। तो गुस्से में आकर वो पार्क मीना से कहता है, तुम ओए पागल लड़की, तुमसे बात कर रहा हूँ। मीना कहती है कि हाँ मेरे हीरो बोलो। तो मीना को उसके चेहरे से पकड़कर बोयका वार्निंग देता है, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पका रही हो, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ कि तुम मेरे लिए खतरा हो या फिर तुम किसी के कहने पर तुम मेरा पीछा कर रही हो तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा, वो भी तुम्हारा गला घोंट कर। ये वार्निंग से ज्यादा मीना के लिए एक प्रपोजल था और वो कहती है, हाँ जरूर तुम मुझे मारो, यहीं पर ही मुझे मार डालो। और वो गिड़गिड़ाती है कि प्लीज उसे मार डालो। तो जैंग ह्युनवू के पसंदीदा औरत को इस तरह वार्निंग देकर वो बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो कहने लगा कि एक तो वो पता नहीं कहां से अपीयर हुआ और ऊपर से वो पार्क मीना को उसके सामने टच कर रहा है, तो अब तो वो गया। यही बोलकर जैंग ह्युनवू उस पर हमला कर देता है और पार्क कैंगवुक जो कि खड़े खड़े अपने दिल ही दिल कहता है, अब तो ये बोयका गया क्योंकि ये उसकी दूसरी और आखिरी गलती थी, क्योंकि ये अटैक जैंग ह्युनवुक का उसके ट्रेडमार्क अटैक है, यानी कि इस अटैक से ही लोग उसे जानते हैं, क्योंकि इस अटैक में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता, मगर ये लागू उन कोई लोगों पर होता है। यहाँ बात बोयका की हो रही है। वो उसको आते ही देख लेता है और उस पर थूकता है, जो कि जैंग ह्युनवुक देख लेता है और वो उस थूक को अपने हाथों से रोक तो लेता है, लेकिन वो कहने लगा कि ये तो जस्ट थूक थी। उसे लगा कि कोई लिक्विड या फिर एसिड उसने फेंका है। वो उस थूक से तो खुद को कवर अप कर चुका था, लेकिन अब उसे ऐसा रियलाइज होने लगा वो जाल में फंस गया है, लेकिन वो किस टाइप का जाल होगा तो समझने में उसको देर हो जाती है और नीचे सीधा उसके पेट पर बोयका एक किक दे देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। आने के बाद वो बड़ा ही गुस्सा हुआ और बोयका से कहता है कि आज तो तू गया बेटा। ये तभी दोबारा से बोयका उसके सामने होता है और अब की बार उसने स्टील का टूल भी उठाया हुआ था। ये देखकर जैंग ह्युनवुक बोयका को एक पागल बंदा बुलाता है, क्योंकि पहले वो उस पर थूकता है और अब की बार एक मेटल स्टूल भी उसने उठाया है। तो ये क्या करना चाहता है? तो वो मेटल स्टूल सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, क्योंकि अटैक उसे एक अंडर कट ही पड़ता है, जो कि उसे हैरान करके रख देता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक तो वो मार खा रहा है और दूसरा उसकी रिपुटेशन की धज्जियां उड़ रही हैं और वो इसका कुछ कर भी नहीं पा रहा। गुस्से में आकर जब जैंग ह्युनवुक ने उस पर अटैक करा तो बोयका उसे एक स्लिक बड़ी की तरह आराम से डॉज कर लेता है। दूसरा पंच किया तो उसको भी वो डॉज कर लेता है, लेकिन वो पंचेस इतने तेज और भारी थे और शार्प भी कि उसके बालों को भी बीच में से स्प्लिट करके तोड़ देता है। तो समझ रहे हो, इतने शार्प पंचेस। उसके पंचेस के स्पीड को देखकर पार्क कैंगवुक अपने दिल ही दिल कहने लगा, एज एक्सपेक्टेड जैंग के पंचेस इतने ज्यादा शार्प हैं कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए फाइट जीतना नामुमकिन है। चाहे कुछ भी हो, वो ट्रांसफर स्टूडेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आज वो गया। मगर ये जस्ट पार्क कैंगवुक की कहने की बातें थी, क्योंकि कोई घबराहट कोई भी डर उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था और वो बार बार बस उसके अटैक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था। काउंटर में जब बोयका ने उसको उसकी पसलियों पर एक पंच दिया तो वो बहुत भारी था, लेकिन उसकी पसलियां टूटी नहीं। यही जैंग शुक्र मनाता है, लेकिन ये भी जैंग ह्युनवुक को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोयका का एक प्लान था, क्योंकि उसकी राइट पसलियों को नहीं लेकिन उसकी लेफ्ट पसलियों को वो उस मेटल स्टूल से एक ही वार के साथ क्रैक कर देता है, वो भी बिना रहम करे। जो उसकी पसलियां क्रैक हुई तो सांस लेने में जैंग को दिक्कत हो रही थी और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और दंग रह गए और जैंग ह्युनवुक की सीट पर बैठकर अब जैंग को उसके घुटनों पर लाकर बोयका कहने लगा कि तुम मेरा नाम पूछ रहे थे ना, ये छोड़ो, उस लड़के ने मुझे क्या बोला था कि इसको हराने के बाद मुझे क्या कहना है। तो वो डायलॉग्स बोयका भूल जाता है, जो कि उस स्टूडेंट ने बोयका को बताया था कि उसको हराने के बाद तुमने ये कहना है, ताकि ये फ्यूचर में कुछ भी इस तरह करने के बारे में सोचे नहीं। मगर सरप्राइजिंगली जो उस स्टूडेंट ने बोयका से कहा था तो उसका वो ऑपोजिट ही कहता है, सुन बे चिलकुट, अगर आगे से मैंने तुम्हें देखा कि तुम इस तरह के काम करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि करोगे तो मेरा सामना तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। आज के लिए मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हें देखूं तो याद रखना कि तुम्हारे लिए जो चीज भी क्लोज होगी, जिस चीज से भी तुम प्यार करोगे तो उसको मैं छीन लूंगा और वो उखाड़ कर तुम्हारे सामने ही उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, समझे? तो आराम से जिंदगी गुजारो, वरना तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों बड़ा बुरा ही होगा। इतनी इंसेन वार्निंग को सुनकर जैंग ह्युनवुक दंग का दंग रह जाता है, उसकी पैंट भी गीली हो जाती है और वो मान जाता है कि ठीक है, आज के बाद वो बुरे कामों को छोड़ रहा है।
ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन पार्क मीना जो कि अपने ही डिल्यूजन्स में रह रही थी, तो वो अपने दिल ही दिल कही जा रही थी कि प्लीज मेरे हीरो मेरे लिए मत लड़ो, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यही जमीन पर लेटा कर वो सब कुछ करूं जो कि मैं करना चाहती हूँ? क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? तो प्लीज इस तरह मत करो, मैं बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हूँ, वो काम मुझे शोभा नहीं देते, लेकिन अगर तुम बोलते हो तो मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। जस्ट डोमिनेट मी। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मगर चलो पार्क मीना कहती है कि हमारी ये जोड़ी हमेशा के लिए सलामत ही रहे, चाहे तुम मुझसे दूर ही क्यों ना हो। अभी सीन शिफ्ट हुआ और अगले दिन हम देखते हैं एक बॉडी को जो कि बुरी हालत में थी या फिर मर गई थी, वो भी एक पंचिंग बैग में। वो एक ट्रेनिंग जिम था जिसमें सुमिन हाई स्कूल के बारे में ही वहाँ की एग्जीक्यूटिव्स बात कर रहे थे, और ये भी कि जेंग ह्यूनवू फाइट में एक बंदे से हार गया है, वो भी सुमिन हाई के स्कूल में एक बंदे से। यहाँ तक कि वो फाइट इतनी इंटेंस थी कि उसे हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया है। तो जेंग ह्यूनवुक इतना कमजोर नहीं था, तो वो प्रोबेबिलिटी समझने लगे कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे मारा है, जो कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। मगर चाहे जो भी हो, वो डिल्यूजन्स में ही क्यों न हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखकर जो लोग भी वो उस ट्रेनिंग जिम में थे, तो वो उसका बदला लेने के लिए अपने बॉस को ये सारी बातें बता रहे थे। तो ये बॉस ये टकलू होता है, इसका नाम इम जोंग है, और ये अपने स्कूल के 4th रैंक पर आता है, वो भी टॉप फाइटर्स में से। और इसको सुमिन हाई स्कूल पर राज करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का कोई भी बंदा इसका नाम सुनकर थड़ थड़ कांपने लगता है। तो वो एक बंदा कौन है जो कि इतनी भगदड़ मचा रहा है? उसी को ही चेकआउट करने के लिए इम जोंग और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो देखने के लिए जरूर जाएंगे कि आखिर वो बंदा कौन है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो वो उस बंदे को उनकी औकात भी याद दिला देगा कि आज भी इम जोंग जिंदा है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इम जोंग को, जो कि सुमिन हाई स्कूल आ पहुंचा था, और वहाँ पार्क कैंगवुक के साथ बाकी जितने भी बंदे उसके अंडर काम करते हैं, तो उन सबको ऑडिटोरियम में जमा किया था। जब उसने पूछा कि यहाँ पर वो सब लोग आ पहुंचे हैं, तो उनका जवाब हाँ में होता है, और कहते हैं कि कोई भी नहीं बचा। आई गेस ये पार्क कैंगवुक का फर्स्ट टाइम भी था कि वो इम जोंग को इतने करीब से देख रहा है, और वो अपने दिल ही दिल कहने लगा कि ये 1 साल मुझसे छोटा है। मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि साउथ एशिया में फाइटिंग तुम्हारे रैंक को डिटरमिन करती है, न कि तुम्हारे ईयर्स, कि तुम कितने बड़े हो। मतलब कि सबका सब तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे तरीके से लड़ते हो। मगर अब भी इम जोंग को कुछ कमी नजर आ रही थी, जिस पर पार्क कैंगवुक कहने लगा कि उन सब ने कैफेटेरिया में भगदड़ मचा दी थी, और चोरी के केस में कुछ लोगों ने उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था। तो वो समझ सकता है कि इम जोंग को ये जगह खाली खाली क्यों दिख रही है। मगर इम जोंग उन लोगों के बारे में नहीं पूछता, बल्कि उन दोनों जूडो ट्विंस ब्रदर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो झूठ ना बोलते हुए वो इम जोंग को बताता है कि उनके गोटे एक्सप्लोड कर चुके हैं, इस वजह से उनको भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। अब पार्क कैंगवुक की बातें जोंग को मजाक लग रही थी, क्योंकि वो कोई पटाखे की बात नहीं कर रहा बल्कि गोटों की बात कर रहा है, तो वो कैसे खुद ब खुद फट सकते हैं। तो गुस्से में आकर वो पार्क कैंगवुक के पेट पर एक जोरदार पंच लैंड करता है, और बाद में उसके बालों से पकड़कर वो कहने लगा कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मामला सीरियस होता है, लेकिन तुम्हें देखो मेरा ही यहाँ पर आने का मजाक उड़ा रहे हो। मगर इम जोंग को और हमें पता है कि ये वाकई में कोई मजाक नहीं है। वो खुद ब खुद तो नहीं पटे, लेकिन किसी ने उसे फोड़ा है, जिसका वो चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसका बताया तो फिर जेंग सोह्यून की भी पोल खुल जाएगी कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने 2 दिनों के अंदर अंदर एक बॉस के 2 एग्जीक्यूटिव्स को हराया है। बाद में इम जोंग पार्क कैंगवुक को छोड़कर कहने लगा शायद उसको वाकई में ये नहीं पता कि जब भी वो यहाँ पर आता है तो मामला बहुत सीरियस होता है, और ये कोई मजाक नहीं है। ये कहकर वो पार्क कैंगवुक को दोबारा से हिट करने वाला था कि तभी वो ट्रांसफर स्टूडेंट का कहता है, क्योंकि अब पार्क कैंगवुक से ये मारना और पीटना बर्दाश्त नहीं होगा। इस वजह से तो न चाहते हुए भी उसे ओएका का नाम तो लेना ही पड़ा। और इसके अलावा बाकी जितने भी इंसिडेंट्स इन 2 दिनों में हुए हैं, वो भी कैफेटेरिया से लेकर ट्विन ब्रदर्स तक, और ट्विन ब्रदर से लेकर जेंग ह्यूनवू तक, वो सारा का सारा इम जोंग को बता देता है। और इम जोंग उस ट्रांसफर स्टूडेंट का सुनकर पार्क कैंगवुक से कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो पहले तुमने बताया क्यों नहीं? चलो तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अब वो कमीना यहाँ पर मौजूद है या नहीं, क्योंकि मुझे उससे 2-4 बातें करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और मीना पर जाता है, जो कि क्लास में अपने फोन में ओएका की वीडियो को ताड़ रही थी, और मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे थे, वो भी उस बात को याद करके कि वो कितनी खतरे में थी, और बोयका ने वहाँ पर उसकी जान बचाई। और अगर बोयका वहाँ पर ना होता तो न जाने उसके साथ क्या होता। हम मानती है कि उसने उसे खुद नहीं बुलाया और न ही बोयका उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसका वहाँ पर आना किसी और काम से क्यों ही ना था, लेकिन बोयका ने उसकी मदद तो जरूर की है, और ये तो एक फैक्ट है। और जिस रिकॉर्डिंग को मीना अपने फोन में
देख रही थी, तो वो भी उसने खुद की है, वो भी छिपके छिपके। जब बोयका अपना लंच कर रहा था तभी उसने अपना फोन खोला और बोयका को रिकॉर्ड करने लगी। हाँ, समझ सकता हूँ अगर एक क्रश हो तो उसको रिकॉर्ड करना तो आई एम नॉट श्योर, अगर कोई करता है तो भाई वे जेल भी हो सकती है। इसके अलावा उस वीडियो में हम देखते हैं कि बोयका को पता चल जाता है कि मीना उसको रिकॉर्ड कर रही है। जब बोयका ने उसके फोन को बंद करवाने के लिए इंसिस्ट करा कि अगर वो इस रिकॉर्डिंग को बंद नहीं करती तो वो उसे कहीं ले जाकर मार डालेगा, यहाँ पर कोई भी विटनेस तो नहीं होगा। तो ये बात भी मीना को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर वो और ये अकेला हो, वो तो पानी पानी हो जाती है और यही तो उसका ड्रीम है कि ले जाकर कुछ ऐसा करना जो कि बाकी दुनिया से छिप कर हो। भाई साहब, ये लड़की बहुत पागल है यार। एनीवेज, क्लास में टीचर कहने लगे कि इन टोटल 2 बंदे चाहिए, वो अपने हाथ उठा सकते हैं जो भी फिल्म क्लब से हो। फिल्म क्लब का नाम सुनकर क्लास में जितने भी बंदे होते हैं तो उन सब के सबके हाथ ऊपर हो जाते हैं, यहाँ तक कि मीना की दोस्त भी अपना हाथ रेस करती है। ये देख टीचर बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो कहते हैं कि लगता है फिल्म क्लब स्कूल में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। मीना ये देखकर कि उसकी किताब के जितने भी किताबें कीड़े हैं तो उन लोगों ने भी अपने हाथ को उठाया है, तो ये बात उसे बहुत ज्यादा चुभती है, क्योंकि वो एक लॉजिकल सा आंसर देकर, जो कि मेरे हिसाब से भी बहुत परफेक्ट आंसर था, कि किताबी कीड़ों को सिर्फ किताब को स्टेयर करना ही आता है, यानी कि उसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं। और वो चले फिल्म क्लब को ज्वाइन करने के लिए तो उनकी वजह से वो क्लब में और भी किताबी कीड़े आ जाएंगे और फिल्म की जगह वहाँ पर सिर्फ लोग किताबों को ही खोलने के लिए आएंगे, जो कि वो हरगिज नहीं चाहेगी, क्योंकि फिल्म क्लब स्कूल का मानो एक हार्ट होता है जिसमें मीना जैसे लोग होते हैं जिनमें पढ़ाई से ज्यादा इंटरटेनमेंट का जज्बा होता है। और तो सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि मीना चाहती है कि फिल्म क्लब जो कि उसकी चार्म है तो वो उसको और भी ज्यादा पॉलिश करेगा। जितना पॉलिश चार्म तो उतने ही ज्यादा चांसेस कि बोयका को वो और भी ज्यादा पसंद आने लगेगी और वो उसे ही चूज करेगा। आखिर में वो विजुअलाइज भी कर लेती है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ पॉपुलर हो जाएगी और सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो कैसे कैसे डेट्स पर जाएंगे और कितने अच्छे कपड़े पहनकर, जिनमें बस वो एक दूसरे की ही चाटेंगे। गुस्से में आकर और फिल्म क्लब को बचाने के लिए वो गुस्से में नेगेटिव ऑरा छोड़ने लगती है, जो कि वो सब लोग फील करके डर जाते हैं और सब के सब जिन्होंने फिल्म क्लब को ज्वाइन करने के लिए हाथ उठाया था तो वो नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उनको मीना के साथ पंगा नहीं लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और जाता है बोयका पर, जो कि मीना के बारे में सोच रहा था, रोमांटिक वे में नहीं बल्कि इस वे में कि उसके फादर ने शायद उसको भेजा है और वो भी उनकी टॉप नॉच ग्रुप से होगी, यानी कि ब्लैक हेड ग्रुप से। मीना को फादर ने एक स्पाई के तौर पर भेजा है ताकि वो बोयका की हर एक खबर उस तक पहुंच जाए, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता क्योंकि ब्लैक हेड में बोयका ने कभी भी उसे नहीं देखा। जब बोयका के दोस्त ने बोयका से पूछा कि वो किस चीज के बारे में इतना सोच रहा है तो उसने बताया कि उस लड़की के बारे में जो कि हर एक जगह पर हाजिर होती है जब भी वो बुली को मारने के मिशन पर निकलते हैं। नाम लेने की भी जरूरत नहीं होती और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बात मीना की हो रही है। वो उसका बायोडेटा तो बताने लगता है, लेकिन जब उसने ये सुना कि बोयका उसको ब्लैक हेड ग्रुप का एक पार्ट समझ रही है तो आप लोगों को बताता चलूं कि ब्लैक हेड उस ग्रुप का नाम है, लेकिन ये जो बंदा है तो इसकी नाक पर भी बहुत ब्लैक हेड्स हैं। उसे लगने लगा कि बोयका उसकी नाक पर ब्लैक हेड्स की कंप्लेन कर रहा है कि वो उसको साफ क्यों नहीं कर रहा और वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर लेता। इसके अलावा जब उसके दोस्त ने ये पूछा कि वो किस क्लब को ज्वाइन कर रहा है तो बोयका कहने लगा कि वो एनिमे क्लब को ज्वाइन करेगा, जो कि मेरे साथ उसके दोस्त को भी बहुत ज्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि बोयका जैसा लड़का वो एनिमे क्लब को आखिर क्यों ही ज्वाइन करेगा। खैर छोड़ो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसकी एक लाइफ एग्जाम्पल बोयका है। एनिमे क्लब की बात को सुनकर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर उस जैसा लड़का एनिमे क्लब को क्यों ज्वाइन कर रहा है, और उसे धीरे धीरे करके ऐसा लगने लगा था कि जितना वो उसके साथ रहने लगा है तो स्कूल तो ठीक हो रहा है, लेकिन उसके चार्म की वजह से जितने भी लोग और लड़कियां हैं तो वो उसे पसंद करती है। कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं रही जिसको बोयका पसंद ना हो, और यही चीज उसे बहुत ज्यादा टेंशन में ला रही थी कि भाई कुछ तो छोड़ दे। मगर बोयका भी पूछता है कि आखिर वो क्यों जानना चाहता है कि वो किस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। ये तभी पार्क कैंगवुक और इमजोंग वहाँ पर आ जाते हैं। पार्क कैंगवुक इमजोंग को बोयका की ओर इशारा करता है कि वो रहा वो बंदा जिसने ट्विन ब्रदर्स के गोटे फोड़ दिए थे। बार बार गोटे का नाम लेकर इमजोंग को भी बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था कि ये क्या बार बार गोटो की बात तुमने लगाई रखी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छी भाई, मुझसे दूर ही रहे। दोबारा गोटे का नाम लिया तो अपने गोटे तुम्हारे मुंह में दे दूंगा। तो पार्क कैंगवुक को अपने सेंस में लाने के बाद कि वो दोबारा गोटो के बारे में ना सोचे और ना ही बोले, तो अब इमजोंग का इंटरेस्ट बढ़ गया, वो भी बोयका को देखने के बाद कि आखिर एक बंदा उन दोनों भाइयों को कैसे हरा सकता है। और तो ये छोड़ो, जैंग को भी उसने हराया है, तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल को जानने के लिए इमजोंग बड़ा ही एक्साइटेड हुआ और ठान लेता कि वो उसके साथ लड़ना चाहता है।
है, जो कि पार्क कैंग वुक सुनकर कहने लगा कि हाँ, उस कमीने को छोड़ना मत, क्योंकि कैफेटेरिया में जो लोगों को उसने मारा है तो जस्ट पकोड़ों के लिए, सिर्फ एक टेस्टलेस फूड के लिए इतना सब कुछ कोई कैसे कर सकता है। तो इमजोंग उल्टा पार्क कैंग वुक को ही चुप करवाता है कि चुप बे, पकोड़े मुझे भी पसंद है। दोबारा उसके बारे में बोला तो तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हारा हाल मैं कर दूंगा। ये कहने के बाद इमजोंग उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है, मगर उन दोनों को ये बात अब तक रियलाइज नहीं हुई कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो अपने बातों में ही लगे हुए थे और बोयका के दोस्त ने बताया कि वो इसलिए जानना चाहता था कि वो किस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वो खुद एनिमे क्लब का एक मेंबर है, इसलिए तो वो बोयका को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो भी एनिमे क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि बोयका में और उसमें बड़ा ही आसमान और जमीन का अंतर है। दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज, मगर दोनों के शौक सिर्फ सेम ही है। एकदम से बोयका उठ जाता है, जो कि देख उसका दोस्त कहने लगा कि अब तुम्हें क्या हुआ, मगर वो कुछ कहता नहीं और आगे इमजोंग की ओर भागने लगता है, जो कि देख बोयका का दोस्त कहने लगा क्या हुआ बे, टट्टी आई है क्या? इतनी तेज तो तभी लोग भागते हैं जब उनकी निकलने वाली होती है। मगर बोयका उसे कुछ नहीं कहता और पार्क कैंग वुक ये देखकर कि बोयका उनकी ओर ही आ रहा है तो अपने दिल ही दिल वो कहने लगा कि आखिर ये उनकी तरफ क्यों आ रहा है। मैं जानता हूँ कि ये बंदा बहुत पागल है, लेकिन इतना मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें स्पॉट करने के बाद ये एकदम से हम पर हमला करने के लिए आ जाएगा। इस बंदे में दम तो है, लेकिन ये दम इसका पागलपन है या फिर क्या है, यही मैं समझना चाहता हूँ। मगर फिर भी शायद से इसने अब तक ये रियलाइज नहीं किया कि उसके सामने कौन है, और यही उसके सबसे बड़ी गलती होने वाली है कि इमजोंग को वो अंडर एस्टिमेट करेगा और बड़ी ही बुरी मार खाएगा। जब उन दोनों के बीच में 1 फुट का फासला रह गया था तो इमजोंग कहने लगा हाँ, तुम बाकी लोगों से अलग हो, दम है तुम में, लेकिन ये दम मुझसे फाइट करने के बाद रहेगा या नहीं यही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी और मर्द ज्यादा बातें नहीं करते। जस्ट इतना समझ लो कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम बाकी लोगों से अलग हो, जितने लोगों से मैं आज तक लड़ा हूँ, कि तुम ऐसे मुझ पर बार्च कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हो भी नहीं। तुम एक बैल की तरह हो जिसके सामने मैंने लाल कपड़ा हिलाया है और एकदम से तुम्हें गुस्सा है और मुझ पर अटैक करने के लिए आप पहुंचे। तो अगर ऐसे ही बात है, ये लो। वो उसे पंच देता है, लेकिन उसको बोयका डॉज कर लेता है। जब इमजोंग ने ये नोटिस करा कि उसका पंच डॉज कर गया है तो वो दूसरा अटैक करता है, लेकिन दूसरे अटैक को भी वो डॉज कर लेता है और वो उसको डॉज करके आगे निकल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो उनकी ओर नहीं बल्कि किसी और की तरफ भाग रहा था और वो किसी और कोई नहीं बल्कि मीना ही थी। और यही देखकर कि एक लड़की के लिए ये उसे इतना इग्नोर कर रहा है, आखिर इस बंदे का मसला क्या है। और मीना जो कि अपने दोस्त के साथ बोयका के रिलेटेड बात कर रही थी, ये वो भी शायद फिल्म क्लब में ही होगा, क्योंकि उस जैसा बंदा फिल्म क्लब को ही चुनेगा। वो एनिमे जैसी फील्ड के और बाकी लोगों की तरह तो क्लब को नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसे देखो और एनिमे को, ये तो कभी भी नहीं होने वाला। बहन शायद आपको पता नहीं, लेकिन वो एनिमे क्लब को ही ज्वाइन करेगा। वो मीना के करीब आ जाता है, वो भी पलक झपकाते ही, तो वो दोबारा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और वो चिल्लाते हुए कहने लगी अरे मेरे हस्बैंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर खैर तुमसे झूठ मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती, मैं जबरदस्ती यहाँ पर रुक गई क्योंकि मैंने देखा कि तुम मेरी ओर ही आ रहे हो और यही तो मौका था कि हम दोनों एक दूसरे से टकराए और फिर यहीं पर ही इन सब लोगों के सामने शुरू हो जाए। भाई साहब, ये लड़की क्या है भाई। और सेम बिल्कुल वैसा ही होता है, दोनों की टक्कर होती है और मीना जमीन पर तो उसके ऊपर बोयका होता है, जिसके बाद बोयका कहने लगा आखिर तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी? जहाँ पर देखो तुम वहाँ पर मौजूद होगी, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मगर मीना जिसको उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में इतने गंदे ख्यालात चल रहे थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। रमजान है इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो चाहती थी कि बस ये भाई उसकी यहाँ पर आगे नहीं बोल सकता, तो वो एडिशनली और सवाल करने लगा कि उसके हाथों में उसके पोस्टर क्या कर रहे हैं, आखिर वो उसके साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? क्या उसके फादर ने उसका पीछा करने का बोला है या फिर कुछ और ही मसला है जो कि वो बता नहीं सकती। तो फादर का सुनकर मीना और भी ज्यादा डिल्यूजन में पड़ गई। उसे लगने लगा था कि बोयका मीना को अपनी फैमिली के साथ मिलवाना चाहता है, जो कि बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन मीना को इस बात से कोई मसला नहीं होता। वो कहने लगी कि ठीक है, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद ही जाएंगे। मगर बोयका कहने लगा कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे फादर से जाकर बोलो वो कभी भी नहीं आएगा। इस बात का भी वो उल्टा मतलब ले लेती है और वो समझने लगती है कि अपने फादर से ये मेरी वजह से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि बोयका को लगता है कि वो उन दोनों के रिश्तों को कभी भी नहीं मानेगा। इस वजह से वो छिपकर वो सब कुछ करना चाहते और बाद में शादी कर लेंगे। तो उन दोनों की इस तरह सिचुएशन को देखकर पीछे जो इमजोंग जो कि गुस्से से उबल रहा था, तो उसको इस बात को लेकर गुस्सा था कि उसके पंच को बोयका ने इग्नोर करा। ये क्यों? इसी का ही कर्ज चुकाने के लिए वो दोबारा से बोयका की ओर बढ़ने लगा और जिस पोजीशन में वो था तो वो ऊपर से उसको लात देकर कुचलना चाहता था, वो भी एक कीड़े की तरह। क्योंकि देख उसके दोस्त को भी टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा। अगर वो मीना को उसके शोल्डर से पकड़कर एक रोल करता है, जैसे अटैक भी डोज हो जाता
लगता है और मीना भी बच जाती है। अगर जो ही मीना को उसने छुआ तो उसको लगा कि अब सब लोगों के सामने वो लोग करने वाले हैं। हालांकि जब इस अटैक को भी जो उसने डॉज करा तो बोयका कहने लगा कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है टकले। और टकले का वर्ड सुनकर इमजोंग कहने लगा कि तुम एक कीड़े की तरह मर क्यों नहीं जाते जो कि मेरे पैरों के नीचे आ जाए। तो बोयका उसको धमकी देकर कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मेरे साथ तुम्हारा क्या बिजनेस है, मगर इतना बताओ कि मैंने जब तुम्हें चांस दिया यहाँ से भागने का तो तुम भागे क्यों नहीं। अब चाहे कोई भी आ जाए लेकिन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि एक तो तुमने अपनी लाइन को क्रॉस करा और दूसरा मुझे ही दोबारा धमकी देने लगी। ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। धमकी का सुनकर इमजोंग को बड़ा ही गुस्सा आया और वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड अगेन वो उसके अटैक को डॉज करता है। ये तीसरी बार था कि वो उसके अटैक को डॉज कर रहा है। वो चौथी बार अटैक करता है तो इस बारी भी वो उसके अटैक को डॉज करता है। इसी तरह ही पांचवा और बार बार और लगातार जितने भी अटैक्स वो करता है तो उनको बोयका बड़े ही आराम से डॉज कर रहा था। जब आखिरी वाले पंच को बोयका डॉज करता है और काउंटर में कुछ धमाकेदार देने वाला था तो वहाँ पर स्कूल के डेप्यूटी आ जाते हैं। वो भी स्कूल रेगुलेशंस के, जो कि उन दोनों को वहाँ पर देखकर रुकने का कहते हैं। वो एकदम से ये नोटिस कर लेते हैं कि इमजोंग उनके स्कूल से नहीं है और वो यहाँ पर दूसरे स्कूल में क्या कर रहा है। और इससे बड़ी बात कि वो दूसरे स्कूल में इस तरह लोगों के साथ लड़ क्यों रहा है। फाइट के बीच में इंटरप्शन को देखकर इमजोंग बोयका को लकी बुलाता है कि वो आज बच गया, वरना तो वो उसकी खूब मरम्मत करने वाला था। मगर खैर दुनिया बहुत छोटी है, कहीं न कहीं वो दोबारा उसे मिल जाएगा, वो भी स्कूल के बाहर। इसलिए अभी के लिए इस फाइट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते वरना तो मसला बन जाएगा। और फिर कभी का बोलकर वो सिगरेट जलाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कि मैंने सुना कि तुम गोटे फोड़ने में बड़े ही माहिर हो, मेरे भी फोड़ देना, या फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन एक दूसरे के पहले गोटे फोड़ेगा। चलो अब चलता हूँ। ये कहकर इमजोंग अपने दोनों दोस्तों के साथ वापस जा रहा था कि पीछे से बोयका उसे एक जोर का पंच दे देता है, वो भी सीधा उसके सिर के पीछे, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और डेप्यूटी के सामने इस तरह की एक्ट करके डेप्यूटी भी दंग रह जाता है कि उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मगर घंटा बोयका को फर्क नहीं पड़ रहा था और वो इमजोंग से कहता है कि टकलू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे अपनी पीठ को कैसे दिखाया। अब तुम्हें पता चला कि किसी को पीठ नहीं दिखाया करते, वो भी फाइट के बीच में। ये देखकर पार्क कैंगवुक बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वो अपने दिल ही दिल कहने लगा कि मैंने बहुत सारे मानवा को पढ़ा है लेकिन इस तरह मानवा का इतना क्रेजी बास्टर्ड मैंने कभी भी नहीं देखा, जो कि एमसी से ज्यादा एक विलन की तरह एक्ट करता है। आखिर कौन वो पागल है जो कि एल्बो की मदद से पीछे सिर को टारगेट करता है। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा क्योंकि फाइट का अब वो ऐलान कर चुका है, वो भी अटैक करके। तो अब क्या होगा जब इमजोंग उठेगा। मगर खैर बात यहाँ पर नहीं रुकती क्योंकि बोयका का दोस्त जो था वो भी दंग रह जाता है कि आखिर मिड लेवल बॉसेस के साथ लड़ के वो फाइनल बॉस के पास कैसे पहुंचा, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है या फिर बर्बाद हो सकती है। जिसके बाद अगले सीन में हम घर को देखते हैं। सियोल सिटी का एक ऐसा घर जिसको हमने आज तक नहीं देखा। तो उसमें एक बंदा जो कि येलो बालों वाला था, तो उसकी साइड में उसकी लड़की थी और उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के ने बांधा था और उसके पैरों पर गर्म पानी डाल रहा था। वो भी उबला हुआ, वो उसे टॉर्चर कर रहा था। वो भी जस्ट इस वजह से कि वो उससे भाग क्यों रहा था, क्योंकि कर्ज देना तो उसका रहता है और अगर वो ऐसा ही करेगा और छोड़ेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो एक सेक्स स्लेव बना लेगा और फिर वसूली उसकी बहुत जल्दी हो जाएगी। या वो उतना बेगैरत है कि अपने गर्लफ्रेंड की हालत ये होने देगा? नहीं ना, तो आगे से इस तरह करने की हिम्मत भी नहीं करनी। लेकिन खैर अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो एक परमानेंट डैमेज छोड़ के वो उसे ये दिखाना चाहता है कि दोबारा भागने की अगर वो हिम्मत करेगा तो क्या होगा। वो जली हुई सिगरेट को उसके गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने करता है और उसको परमानेंट डैमेज देना चाहता है, वो भी उसकी आंख को छीन कर। जली हुई सिगरेट उसकी आंखों को टच करने ही वाली थी कि एक कॉल आता है, जिससे बीच प्रोसेस में वो रुक जाता है। जब उसने कॉल उठाया तो कहने लगा कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर वो कॉल क्यों कर रहा है। तो खबर उस तक आती है कि इमजोंग की जो हालत हुई है तो वही वाली खबर। और आखिर ये बंदा कौन है? तो ये इमजोंग के स्कूल का सेकंड रैंक टॉप फाइटर है और इस बंदे का नाम जोंग चैन है, जो कि बिल्कुल एक सांप की तरह लगता है। आंखें काली और उसके पूरे बॉडी पर टैटू ही लगे हुए हैं। जिसके बाद अगले सीन में बोयका का दोस्त उसे उस 12 एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताता है कि आखिर वो किस बला का नाम है। तो 12 एग्जीक्यूटिव्स वो चाहे इस कंट्री में किसी कोने में भी क्यों ना हो, लेकिन उनका नाम इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है कि दुनिया के हर एक कोने में हर एक बंदा उनसे डरता है, वो भी सिर्फ उनका नाम सुनकर कि ये वन ऑफ द 12 एग्जीक्यूटिव्स में से है। एग्जीक्यूटिव से ज्यादा मैं इनको लीडर्स ही बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो वर्ड मुंह से निकलने में बहुत देर लेता है। लीडर आसानी से निकल आता है, जिनको आसान अल्फाजों
में द 12 नेशंस भी कहा जाता है। बोयका 12 नेशंस के बारे में जानने के बाद कहने लगा कि वो हमारी तरह ही एक इंसान है, बस खुद को बहुत ज्यादा शाना समझता है और ऑलरेडी मेरा दिमाग इस पोछा लगाने से इतना ज्यादा खराब हो गया है कि मुझे उन पर बिला वजह गुस्सा आ रहा है। तो बोयका पोछा इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसने जब डेप्यूटी के सामने इम जोंग को पंच मारा तो उसकी सजा 1 हफ्ते के लिए उसे टॉयलेट में पोछा लगाने का दिया गया है। बोयका उस स्टूडेंट को भी खुद से दूर रहने का कहता है क्योंकि आज उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि आई थिंक, मुझे अब लगता है कि हम दोनों अब अच्छे दोस्त हैं, तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए? और वैसे भी जो ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो वो इस वजह से कि तुम मेरे दोस्त हो, और वो 12 नेशंस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुमने जिस बंदे को मारा है तो वो उन 12 नेशंस का दोस्त है, मतलब कि तुम खुद मौत के कुएं में कूद रहे हो। और मेरा ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि तुम 12 नेशंस के बंदों के साथ पंगा लेने लगो, क्योंकि मैं तुमसे यहाँ बस सिर्फ अपने स्कूल की साफ सफाई चाहता था, जो कि मैंने ये खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें शायद मेरी बातें बहकी सुनाई दे रही हो, लेकिन ये 12 नेशंस के जितने भी लोग हैं ये अपना बदला इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। तो बोयका कहने लगा कि तुम चाहे उनको जितना भी बढ़ा चढ़ा कर बोलो, वो कितने ही रूथलेस क्यों ना हो, लेकिन जब तक उन्होंने किसी को मार डाला ना हो या फिर किसी का हाथ या सिर या पाँव उसके शरीर से अलग ना किया गया हो तो उसे रूथलेस नहीं बुलाया जा सकता। वो स्टूडेंट बोयका की बात से डर गया कि क्या कभी उसने ऐसा काम करा है, क्योंकि जैसे वो कह रहा है तो शायद उसने किया होगा और इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही मुझसे फाइट करना चाहा, और तो अगर मैं बताऊं तो हमारी फाइट होती भी नहीं अगर तुम मुझसे वो रिक्वेस्ट भी ना करते। तो समझ रहे हो कि इस सारे मामले की जड़ तुम हो। एनीवेज, मेरा मूड खराब है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने वर्ड से तुम्हें हर्ट करूं, इसलिए तब तक मेरे पास मत आना जब तक मैं पोछा और टॉयलेट को साफ करने के काम से फारिग ना हो जाऊं। इस काम के बदले मेरी पार्ट टाइम वर्क भी खराब हो रही है। तो वो स्टूडेंट कहने लगा कि तुम आखिर पार्ट टाइम क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, जो कि तुम्हारे पार्ट टाइम से ज्यादा है, तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? तो बोयका गुस्सा होकर कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें आसान शब्दों में बोला ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिला। क्योंकि सुन, वो बंदा दंग रह गया, वो भी बोयका के गुस्से को देखकर। अच्छा, अब इसको हम बुलाएं क्या? इसका अभी तक हमें नाम पता नहीं है। चलो इसको केविन ही बुलाते हैं। जब शाम हुई और केविन अपने घर वापस जा रहा था तो उसे बोयका के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है, वो भी वो टाइम जिसमें जो उसे पहले बुली करते थे तो बोयका के आने के बाद वो एकदम से भीगी बिल्ली बन गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो केविन के साथ बुरा करेंगे तो बोयका उनकी हड्डी पसली को तोड़ देगा। और अब जबकि बोयका ने उसे गुस्से के साथ बाहर निकलने को कहा और पूरे 1 हफ्ते के लिए मना करा, तो शायद जिस टाइम को वो थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर रहा था तो वो खत्म होने वाला है। बट एनीवेज, केविन कहता है कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं, उसे काफी अच्छा लगा एक ऐसे स्कूल में जाकर जहाँ पर उसे कोई तंग करने वाला ना था। वो कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी चीजें कर पाए जो कि वो सपना सिर्फ देखते थे, जैसे कि स्कूल के बाद स्टोर जाना या फिर आर्केड में जाना, क्योंकि जब भी वो इस तरह का प्लान बनाते थे तो वो पुलिस उनकी हड्डी पसलियां तोड़ देते और सीधा उनको घर भिजवा देते या फिर हॉस्पिटलाइज। यहाँ तक कि केविन को बोयका के आने के बाद अपने जिम क्लोथ्स भी पहनने का मौका मिला, जो कि उसने कभी भी नहीं पहने। प्रेशर नामी कोई चीज भी नहीं थी, और सबसे अच्छी बात कि कोई उसे मारने वाला था भी नहीं। अब शायद मेरी जिंदगी के वो सारे अच्छे पल और मेरी किस्मत बोयका के आने के बाद कुछ ही दिन में वेस्ट हो गए। अब की बार मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बुरा जाने वाला है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का पूरा लक इस्तेमाल कर चुका हूँ। तभी पीछे से एक और बंदा आता है जो कि केविन के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि चलो अब मुझे लगता है कि तुम उसी कमीने के दोस्त होगे जिसके बारे में आजकल सभी लोग स्कूल में बात करने लगे हैं। वो केविन को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा था और उसे अपने साथ ले जाकर इम जोंग के पास ले आता है। इम जोंग बड़े ही गुस्से में था और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब वो बाहर निकला तो सीधा बोयका को ढूंढने के लिए उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि वो कहाँ पर है, और उस पर इम जोंग को बड़ा ही गुस्सा आया है। केविन मना करता है कि वो उसे नहीं जानता और न ही वो उसका दोस्त है, ये भी उसको मालूम नहीं कि वो अभी कहाँ पर है। ऑब्वियस सी बात है कि इम जोंग इस बात पर यकीन नहीं करेगा और वो गुस्से में आकर उसके चेहरे पर लात दे देता है और कहने लगा कि अगर तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता तो अपने फोन में से उसका नंबर डायल करके ये पूछो कि वो कहाँ पर है। एक ही लात से उसकी नाक से इतना ज्यादा खून निकलने लगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसी हालत में उसने अपना फोन उठाया और कॉल लगाने ही लगा, मगर वो कॉल बोयका के लिए नहीं बल्कि पुलिस को बुलाने का था, जो कि इम जोंग का दोस्त पीछे से देख लेता है और वो बोलने लगा, वेल ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस गलती की भरपाई बहुत ही भारी थी, क्योंकि बहुत टाइम तक उसे इम जोंग के दोस्त पीटने लगे, क्योंकि वो पुलिस को ही कॉल लगाने वाला था, वो भी अपने दोस्त के बजाय। चलो अगर वो बुला भी लेता तो वो क्या कहता, और अगर वो पकड़ भी लेते और बाहर निकल आते तो फिर उसकी जिंदगी का क्या बनता। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उस पर लातों की बरसात कर रहे थे, और साथ में उसको रियलिटी चेक देकर कि पुलिस भी आजकल पैसों से खरीदी जाती है, तो उस मामले को भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स बड़ी ही आराम से हैंडल कर लेते। यहाँ से सीन हटकर सीधा बर्गर किंग पर जाता है। यहाँ पर बोयका अपना इंटरव्यू देने के
के लिए आया है। जब मैनेजर ने बोयका से पूछा कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो बोयका कहता है कि क्लोज फाइटिंग में उससे कोई भी नहीं जीत सकता और गन रिपेयरिंग भी उसकी एक साइड हॉबी है, और तो उसको डैगर्स फेंकना भी आता है जैसे कि निंजास फेंकते हैं। मैनेजर दंग का दंग रह गया और वो सोचने लगा कि आखिर ये बंदा कहाँ से आया है और पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के लोग आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैनेजर को लगने लगा कि बोयका अपने दिमाग से ठीक नहीं है, उसको डाउन सिंड्रोम है, मगर फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैनेजर कहता है कि चलो मानते ही तुम्हारे पास बड़ी ही अच्छी हॉबी है, लेकिन ये मेरे काम कैसे आ सकती है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट है, ना कि कोई MMA टूर्नामेंट। यहाँ कस्टमर को फूड सर्व करना होता है, ना कि लाते और घूसे। इंटरव्यू में इंटरप्शन हुई क्योंकि पीछे एक मोटा सा बंदा चिल्ला रहा था कि उसका पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि मैनेजर इस तरह के लोगों के साथ डील कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग कभी भी रुकने का नाम नहीं लेते। वो बोयका को सीट पर छोड़कर कहने लगा कि रुको, थोड़ा सा होल्ड डाउन करना, मैं अभी आता हूँ। तो वो मोटा बंदा कहने लगा कि तुम लोगों के स्टोर से एक बर्गर खरीदने के बाद पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि उसमें मुझे कॉकरोच निकला। आखिर तुम लोग अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो क्या? तो स्टोर में बाकी जितने भी लोग थे तो वो भी बर्गर खा रहे थे और वो भी एकदम के लिए रुक जाते हैं, मगर उनको कॉकरोच कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उस बंदे की बात इम्पैक्ट कर रही थी। मैनेजर बड़ी ही प्रोफेशनल से डील करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने ये फोटो कहीं से डाउनलोड करके तुमने मुझे दिखाई है, तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? वो बंदा कहने लगा कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैनेजर कुछ भी नहीं बोलता और वो बंदा कहने लगा कि तुम लोगों की वजह से मैं बर्गर भी नहीं खा सकता। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं मोटा हूँ तो मेरा इस वजह से वेट लॉस हो जाएगा? क्या तुम मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो? तो अब वो स्टोर में कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था। इस वजह से मैनेजर उससे बोलता है कि आपकी ये जो कंप्लेन है तो अंदर बैठकर चिल से इसके बारे में बात करते हैं, फिक्र मत करो, जब हम बात करेंगे तो तुम्हारे लिए एक फ्री में कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर दोबारा से बना लेंगे। अगर आप माइंड नहीं करते हो तो अंदर बैठकर बात करते हैं। वो ये कहता हुआ उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि देख मोटा बंदा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा कि ये एक वायलेंस है, तुम एक माइनर को टच कर रहे हो, ये लॉ के खिलाफ है, तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है, मुझे छोड़ो। तो वो मैनेजर कहने लगा, अबे मोटे सांड, तुम्हें कौन टच करेगा? खुद को तुम क्या समझते हो? ट्रीना कैफ? अपने वजन को देख लो और अपनी बातों को। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये काम नहीं करने वाला। लो, तुम्हारा बर्गर भी नहीं देता, जा दफा हो जा। इस सिनेरियो के बीच बोयका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका शोल्डर उस मोटे बंदे के साथ टकराता है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उल्टा बोयका ही उसे कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, और यहाँ से सीन कटकर दोबारा से केविन पर जाता है, जहाँ पर उसका फोन चेक करने के बाद पता चला कि वाकई में ये उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि बोयका का नंबर इसमें नहीं है। जॉन को बड़ा ही गुस्सा आया क्योंकि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहता है कि वो बोयका का मीना आखिर कहाँ पर होगा। स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद भी वो मेन गेट पर एक गार्ड की तरह खड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ से एस्केप करके चला गया। चलो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बंदे का क्या जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है। खैर, इमजोंग के दोस्त इमजोंग से कहते हैं कि इसको इसी तरह ही पड़े रहने दो, खुद ही उठेगा तो जाएगा, ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अगेन सीन शिफ्ट होकर जोंग चैन पर जाता है, जो कि कह रहा था कि तुमने कलेक्शन टीम को ट्रेन करा भी है या नहीं। तो उसका साइड खड़ा दोस्त जो कि इमजोंग के स्कूल में रैंक 5 पर आता है, वो भी फाइटिंग में, तो उसका नाम चॉय होता है। चॉय कहता है कि फिक्र मत करिए, जो लोग मैंने भेजे हैं तो वो पैसा बड़ी ही अच्छी तरह से कलेक्ट करते हैं, और अभी जो उन्होंने भेजा है तो जब वापस आएंगे तो हम लोगों के लिए खूब सारा खाना भी लेकर आएंगे। जोंग चैन कहता है कि अब जबकि हम यहाँ पर हैं तो उस साइड को भी चेक करते हैं। ये कहता हुआ बोयका और जोंग चैन पहली बार एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेक्शन के। जब थोड़ी देर बाद वो उस शॉप तक पहुँचते हैं तो जिन लोगों को उन्होंने भेजा था तो वो जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे, जो कि देख जॉन चैन उसके एक्सप्रेशन एकदम से कोल्ड हो जाते हैं और वो गुस्से से उबलने लगता है। वो अपने दिल ही दिल कहने लगा कि आखिर किस कमीने ने इनकी ये हालत कर दी है। वो आसपास पूछने लगे तो कोई भी ऐसा उन्हें नजर नहीं आया जो कि इन दोनों भाइयों को मार गिरा, क्योंकि देख ही सकते हो कि इनमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले जब वो रास्ते में किसी बंदे के साथ गुजर रहा था तो उसके शोल्डर पर ब्लड स्टेन उसे देखे थे, जिससे जोंग चैन के लिए वो बात क्लियर हो जाती कि इनकी ये हालत किसने की। वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि जिस बंदे ने सुमिन हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो उस बंदे को जल्दी से ढूंढ लो और खूब उसकी खातिरदारी करना। चॉय को पहली बारी में समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने गुस्से से कहा तो सेकंड भी वो नहीं लेते और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब सीन दोबारा बोयका पर आया तो उसको तो सिर्फ इस चीज को लेकर टेंशन हो रही थी कि जो पैसे उसे केविन से मिले थे तो वो उसको लगभग पूरा ही इस्तेमाल कर चुका है, और ये जो पार्ट टाइम जॉब है ये तो इस तरह नहीं कि उसे कभी भी पे करेगी, क्योंकि मंथली के हिसाब से ही उसे उसकी सैलरी दी जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। तभी उसको रास्ते में केविन दिखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। केविन बोयका से बोलने लगा कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया, क्योंकि जस्ट इन केस मैं प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन थैंक गॉड कि तुम सही सलामत हो। उसके चेहरे पर ब्रूजेस देखने के बाद बोयका कहने लगा तुमने फिर मार खाई है। तो वो कुछ बोलता तो पीछे से चॉय आ जाता
है जो कि बोयका को देखकर कहने लगा तो तुम यहाँ पर हो। खुद की इंट्रोडक्शन देता है और खुद को सुपीरियर मानता है और वो बोयका से कहता है कि उसके पास आओ। मगर जब बोयका ने उसकी सुनी नहीं तो वो उसको माँ की गाली देता है, जो कि सुन उसे बड़ा ही गुस्सा आया और वो केविन से कहता है कि क्या वो 50,000 की डील अभी भी है क्या। तो केविन मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ अभी भी है। तो चोई कहने लगा कि जब सीनियर बात कर रहे हो तो जूनियर को नहीं चाहिए कि वो उनकी बातों में दखल दे। बोयका के एटीट्यूड को देखने के बाद चोई को बड़ा ही गुस्सा आया और वो उसे सबक सिखाने के लिए जब उस पर अटैक करता है तो पहले तो वो अपनी गर्म कॉफी उसके चेहरे पर फेंकता है और बाद में उसे कॉलर से पकड़कर इतनी जोर से जमीन पर फेंकता है कि उसको चपली कबाब बना लेता है। मगर बोयका रुकता नहीं और ब्रूटली उसके चेहरे पर बार बार लगातार वो पंचेस देता ही चला जाता है जब तक वो पूरी तरह से नॉकआउट ना हो जाए। तो एक दोस्त जो कि चोई के साथ आए थे तो वो दंग रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो भी चोई की ये हालत देखकर। बाकी दोनों की ओर देखकर वो केविन से कहने लगा कि चलो बोनस परफॉर्मेंस तो होगी ना, मेरी परफॉर्मेंस के तुम मुझे पे करोगे ना। खैर अगर तुम पे नहीं भी करते हो तो इन लोगों ने मुझसे खुद पंगा लिया है, इन्होंने शुरू किया तो मैं ही खत्म करता हूँ। तो अब यहाँ पर आओ चिलकुटो, तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी करनी है।